और आई खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर आज बैठक करने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक है। आज ये बैठक शाम 7 बजे होने वाली है और इस बैठक में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी शामिल होंगे। आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर ये अहम बैठक कही जा रही है। एडीजी जोन, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, सभी आईजी और डीआईजी वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। साथ ही सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ भी मुख्यमंत्री की इस बैठक से जुड़ने वाले हैं। आबकारी, पर्यटन और परिवहन विभाग के अफसरों को भी बैठक में आने को कहा गया है। तो आज शाम 7 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश की सुरक्षा के मद्देनजर आप कह सकते हैं, जो आने वाले अब त्योहार हैं उसमें किस तरह से पूरे प्रदेश में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए, कानून व्यवस्था पर आप कहिए। यह शाम को बड़ी बैठक होने वाली है। तो नई सरकार के गठन के बाद, मोदी सरकार 3.0 के बाद अब प्रदेशों में भी बड़ी जिम्मेदारी आगे निभाते हुए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं लगातार हर दिन बैठकें की जा रही हैं। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली थी। उससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बैठकें प्रदेश में की थी। आज की बैठक भी काफी महत्वपूर्ण, कानून व्यवस्था पर आज की बैठक की जाने वाली है। वर्चुअली इस बैठक से जुड़ने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। गाजियाबाद से खबर, जहां पर मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार हो गया है। मुठभेड़ में सलमान नाम का ये बदमाश, जिसको गोली लगी और ये घायल हुआ, कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध असला बरामद हुआ है। लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देता था ये बदमाश। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देर रात की तस्वीरें, जब बदमाश को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा गया। लूट का सामान इससे बरामद हुआ है, गिरफ्तार इससे किया गया है। गोली भी बरामद की गई है और इसकी बाइक भी जब्त कर ली गई है। उधर यूपी में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजने वाला है। विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये वो 9 विधायक हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीते, अब विधायक से सांसद बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के 4, 3 बीजेपी के और 1 आरएलडी का। निषाद पार्टी का भी एक विधायक है जो सांसद चुने गए हैं। कुल 9 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। भाजपा के प्रवीण फूलपुर सीट से चुनाव जीते हैं, तो वहीं इस बार सांसद वो बन गए हैं। हाथरस से चुनाव लड़े भाजपा के अनूप वाल्मीकि भी चुनाव जीत गए हैं। गाजियाबाद से भाजपा के विधायक अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा गया था। पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और जीत हासिल की। भदोही से भाजपा ने मझावन विधानसभा सीट से विधायक और निषाद पार्टी के विनोद कुमार बींद को उतारा था। उन्होंने भी जीत हासिल की है, सांसद बन गए हैं और अब संसद पहुंचे हैं सांसद बनने के बाद। वहीं मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चंदन चौहान को रालौद के टिकट पर बिजनौर से जीत दर्ज हुई है। समाजवादी पार्टी के भी 3 विधायक हैं जो सांसद बन चुके हैं। इन सीटों पर भी चुनाव होना है। सांसद जो बने हैं उनमें अयोध्या के विधायक हैं अवधेश प्रसाद, जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है। फैजाबाद से चुनाव जीतकर बड़ा उलटफेर उन्होंने किया है। करल सीट से विधानसभा का रहे अखिलेश यादव ने कन्नौज से जीत हासिल की है। खुद वो सांसद बन चुके हैं। अब अखिलेश यादव करहल सीट छोड़ चुके हैं, इस्तीफा इस सीट से उन्होंने दिया। वहीं सपा की टिकट पर कटेहरी के विधायक लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर से जीत हासिल की है। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने सपा के टिकट पर संभल से जीत दर्ज की है। अब इस टिकट से एसटी हसन लड़ना चाहते हैं। तो ये वो सीटें हैं, ये वो 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर उपचुनाव होना है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। इस बार उन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं जहां के विधायक सांसदी लड़े और जीते। इसमें सबसे बड़ा नाम खुद अखिलेश यादव का है। उन्होंने करहल की सीट छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है करहल विधानसभा से। अब करहल के साथ ही 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे, यानी कि एक बार फिर से चुनावों का बिगुल बजने वाला है उत्तर प्रदेश में।
प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिसात बीत चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी और अखिलेश यादव में टक्कर होने वाली है, क्योंकि 6 महीने के भीतर यूपी में 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद सीट पर उपचुनाव होने वाला है। उन्होंने पीडीए के अधिकारों को छीना है, उनके हक को छीना है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है, जाति गणना नहीं की है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है। मुझे उम्मीद है कि अब उन्होंने सरकार जो तोड़ से या सहयोग से बना ली है, अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेंगे। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतकर दिल्ली की सियासत में एंट्री की सोच रहे अखिलेश यादव की एक और परीक्षा यूपी में होने वाली है, क्योंकि उन्होंने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ विधायक से सांसद बने नेता भी एक एक कर इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में जिन 9 विधायकों ने लोकसभा का चुनाव जीता है, अब उन सीटों पर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, जो अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली है, फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां से एसपी विधायक अवधेश प्रसाद सांसदी जीत चुके हैं, अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट के सपा विधायक लालजी वर्मा लोकसभा चुनाव जीते हैं, मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से सपा विधायक अब लोकसभा जा रहे हैं, गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग लोकसभा जाएंगे, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के अनूप वाल्मीकि सांसदी जीत चुके हैं, फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रवीण पटेल लोकसभा चुनाव जीते हैं, मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान सांसदी जीते हैं और मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद सांसदी जीत चुके हैं और विधानसभा सीट खाली हो गई है। यानी समाजवादी पार्टी की 4 विधानसभा सीट और बीजेपी की 3 विधानसभा सीट के साथ एक निषाद पार्टी और एक आरएलडी पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब तक कुल 9 विधानसभा और एक एमएलसी की सीट खाली हो चुकी है। 9 विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो उनमें से 4 विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि 5 भारतीय जनता पार्टी के, जबकि एक एमएलसी की सीट जितिन प्रसाद के तौर पर जो काम कर रहे थे, अब वो लोकसभा के सदस्य हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की बात अगर करें तो अब तक अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद और लालजी वर्मा इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि अजियाउर रहमान बर्क कुछ दिनों के बाद इस्तीफा देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी 5 सदस्य जल्द इस्तीफा देंगे। इसे सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि मिनी विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, जिसमें एक तरफ सीएम योगी होंगे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने आने वाले हैं। देखिए, वैसे तो मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं तो यही चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में जाऊँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई थी जब अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा था कि रामपुर का चुनाव लड़ लीजिए। अब मैं ये गलती अपनी दोहराऊंगा नहीं। जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा। तो विधानसभा का अगर टिकट सपा देती है तो आप तैयार हैं कुंदर की सलाह? अगर अखिलेश जी कहते हैं और टिकट देते हैं तो मैं लड़ूंगा। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी संसद में देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज की आवाज को बुलंद करेंगे। इंडिया गठबंधन ने जिन वादों के साथ, जिन बातों के साथ चुनाव में गए थे, हम उन सब बातों को उठाते रहेंगे, उन वादों को भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाते रहेंगे। भाजपा ने जो जनता से वादे किए हैं उन वादों को याद दिलाते रहेंगे। रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, इन सब मुद्दों पे आदरणीय अखिलेश यादव जी संसद में देश की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। दिल्ली की राजनीति से पहले अखिलेश यादव के सामने यूपी में समाजवादी पार्टी की 4 विधानसभा सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं इस उपचुनाव में सीएम योगी के सामने क्लीन स्वीप का टारगेट है, जिसकी बिसात अब बीत चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती के मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में जो पत्र वायरल हो रहा है वो गलत है। उन्होंने साफ किया है कि पुलिस विभाग में 4th ग्रेड स्टाफ की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पहले से चल रही है और इसी संबंध में पत्र जारी किया जाना था, जो गलती से मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया, जिसे रद्द कर दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।
पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पहले से चल रही है। उधर नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले पर सुनवाई करने जा रही है। अखिल पांडे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में नीट यूजी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी की मांग करने जा रहे हैं। मांग की गई है और याचिका में विशेषज्ञ समिति परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में सुधार लाने की मांग की गई है। याचिका में एनईईटी परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को और मजबूत करने की मांग की गई है, जबकि इसके बाद दूसरी याचिकाओं में नीट की परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। खबर प्रयागराज से है, जहां पर हाईकोर्ट का एनएचएआई को सख्त निर्देश। भूमि अधिग्रहण के प्रभावितों को लेकर आदेश, पुनर्वास और मुआवजा देने में देरी न हो, हाईकोर्ट ने कहा है। लगातार आ रही याचिकाओं को लेकर आदेश जारी किया गया है। सरकार से कानूनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। मुआवजा नीति में स्पष्टता लाई जाए। वेलकम बैक और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी आज इटली रवाना होंगे और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को आज उनसे मुलाकात करके द्विपक्षीय बातचीत में उन्हें शामिल होना है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये पहला विदेशी दौरा है जहां पर G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के सबसे अमीर देशों के नेता शिरकत करने जा रहे हैं। इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इनके सदस्य हैं। इस बार ये सम्मेलन 13 से 15 जून तक इटली में होने जा रहा है और इस सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गाजा में संघर्ष पर विस्तार से बातचीत होनी है। उधर कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में 49 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई। बेहद दुखद हादसा जिसमें 41 जान गंवाने वाले लोग भारतीय हैं। इस हादसे में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं 41 और इस घटना के बाद भारत सरकार की ओर से तत्काल कुवैत की सरकार से संपर्क किया गया था। घायलों के शीघ्र इलाज के लिए कहा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत शहर में आग लगने की दुर्घटना के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें भारतीय मूल के लोग प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री ने कुवैत में आग लगने की दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, ये कहा है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। खबर अयोध्या से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के हारने को लेकर चुनावी मंथन चल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर लगातार अयोध्या और अयोध्या वासियों को लेकर मीम्स और पोस्ट डाले जा रहे हैं। इसके लेकर अयोध्या के सैकड़ों मठ मंदिरों के संतों ने नाराजगी जताई है। एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है, जिसमें उन्होंने लल्लू सिंह को पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी दिए जाने की मांग की है, ताकि अयोध्या के विकास को लेकर पूर्व सांसद लल्लू सिंह की सक्रियता बनी रहे। इतना ही नहीं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगाए गए जगह जगह बैरियर और बैरिकेडिंग को लेकर अयोध्या के संतों में नाराजगी है। हम लोगों ने विचार किया है कि उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी भारत सरकार है, उनके पास एक गुंजाइश है कि माननीय लल्लू सिंह जी को कहीं न किसी ऐसे पद पर समायोजित करें
जिससे भाजपा के कार्यकर्ताओं को अयोध्या के लोगों के विषाद का शमन हो सके। दूसरा प्रस्ताव ये आया कि अयोध्या के जो साधु संत हैं अथवा वैसे सामान्य नागरिक हैं, आने जाने में बड़ी असुविधा यहाँ की पुलिस कर रही जो व्यवस्था बनाई गई है। तो हम लोगों का कहना यह है कि भाई आप उनका आधार कार्ड देख लीजिए,